में एक क्वेश्चन एचसीवी का क्वेश्चन है। एचसीवी के साथ इन्होंने एक्सरसाइज लगाई होगी, तो उसमें एक 12th नंबर का क्वेश्चन है। उसमें कहा था ना 1 से 13 तक के क्वेश्चन लगाने के लिए। यस सर। तो शायद उसमें क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, आइसोलेटेड है, और कोई एक फोटोन है ना, कोई एक फोटोन इससे जाकर के कोलाइड हो गया। अगर बुक हो तो अपने आप देख लो ना क्या लिखा उस क्वेश्चन में। फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर का 12th नंबर का क्वेश्चन है, किताब आसपास। यस सर। यस सर। शाश्वत लैंग्वेज पढ़ो जरा। Show that it is not possible for a photon to be completely absorbed by a free electron. मतलब एक फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से 100% एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये प्रूफ करना है, ये पॉसिबल नहीं है। That a free electron cannot absorb the photon completely. ठीक है, ये 12th क्वेश्चन था, तो इसमें कैसे करोगे इसको। देखिए बेसिकली इसके पीछे की थ्योरी क्या है कि जो फोटॉन्स हैं उनको लाइट के पार्टिकल्स कहेंगे, फोटॉन्स कंसीडर टू बी पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल से रिलेटेड वो सभी मैकेनिज्म करेंगे जो फिजिकली एक लॉजिक होता है, मतलब पिछले साल केमिस्ट्री में पढ़ा तो। क्या सर कि मतलब जब फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है उसको अपनी एनर्जी देने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ होता है ना सर। हाँ, तो सर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करके दूसरी जगह भी एनर्जी लॉस करे, जिसके कारण वो पूरा एनर्जी नहीं अब्सॉर्ब कर पाएगा फोटोन का। नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। फ्री मतलब कि ये अकेला है, इकलौता है। ऐसे मान लो कि एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके अकेला छोड़ दिया है, एटम में नहीं है ये। सर जब वो उससे सुनो तो मैं बता एक मिनट से मैं इसके पीछे का आइडिया समझो। इस क्वेश्चन को जो दिया है इसके पीछे का लॉजिक पार्ट पर बताते हैं। फोटोन एक पार्टिकल है जो मासलेस पार्टिकल बोला गया है, मतलब रेस्ट मास जीरो है, इसमें एनर्जी है, मोमेंटम है, बट मास नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन में मास है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या एक मासलेस पार्टिकल का और एक मास वाले पार्टिकल का कोलिजन पॉसिबल है। पहले तो इसकी बात करो। यस। तो इसका आंसर है कि यस सब पॉसिबल है। पॉसिबल है। फोटोन भले उसमें मास नहीं है, लेकिन वो सभी हरकतें करेगा जो हरकत मास वाले पार्टिकल्स करते हैं। मोमेंटम चेंज एनर्जी वाली चीज है। हाँ, मैकेनिक्स में दो मासेस हेड ऑन कोलिजन करते हैं, दो मासेस ऑब्लिक कोलिजन करते हैं। वो इलास्टिक कोलिजन भी हो सकते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन्स भी हो सकते हैं। कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी हो सकती है, कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज फोटोन भी एग्जिबिट करता है। मतलब फोटोन भी अगर कहीं कोलाइड करेगा तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में फोटोन का किसी पार्टिकल से कोलिजन हुआ है, तो हम उस कोलिजन से रिलेटेड वो सभी थ्योरी अप्लाई करेंगे जो थ्योरी हमने क्लास 11th में लर्न की है, विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फोटोन, हम मान लें कि अगर फोटोन जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस लाइट के करस्पॉन्डिंगली ये फोटोन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। ऐसे में फोटोन का मोमेंटम और एनर्जी जो डिफाइन किया गया है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन में एनर्जी तो डिफाइन की गई है h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और मोमेंटम डिफाइन किया गया था एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि hf/c। यस सर। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ और वो कोलिजन एब्सोल्युटली इनइलास्टिक हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो गए, उसी को बोलते हैं कि फोटोन 100% एब्जॉर्ब हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी स्पीड v पर चलना स्टार्ट कर देगा, और उसके मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि फोटोन में मास तो था नहीं।
तो हमने एक मासलेस पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया तो कोई मास में कोई चेंज नहीं हुआ, बट स्पीड बदल गई। मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वाज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम कैरीड बाय दिस प्रोटॉन HF by C should be the final momentum carried by the electron. MV. First equation. Also, आइडियल कंडीशंस में हम ये भी तो मानेंगे ना कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा कोई। Yes. तो H Yes, into F जो एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो इलेक्ट्रॉन के पास चली जानी चाहिए। हाफ MV. इलेक्ट्रॉन पर हम क्लासिकल फिजिक्स लगाएंगे, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट है। इन दो इक्वेशंस को जरा सॉल्व करके V निकालो कितना आ रहा है। 2C. So 2C. हाँ जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लाइट की डबल स्पीड पर चलेगा, जो आइंस्टाइन साफ कह चुके हैं कि दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा फास्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल रिलेटिविटी है वो साफ साफ स्पीड के ऊपर एक लिमिट डाल चुका उसने। 1 minus इसका बस. स्पीड कैन नॉट बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज अगर ऐसा हो जाए कि v की वैल्यू c से ज्यादा हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी आपको, एंड इमेजिनरी मास हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब फोटोन इन अ कंप्लीट वे। हाँ, ये कर सकते हैं कि फोटोन की एनर्जी का कुछ परसेंट एब्जॉर्ब कर लेते, 10%, 20%, 5%, 100%, 100% एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अगर वो अकेला इलेक्ट्रॉन है, पूरी दुनिया में अकेला इलेक्ट्रॉन। बट अगर यही इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री चैप्टर का, हम लोगों ने साफ पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड लेवल पर ले जाना है, अगर ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो उसकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे होगा ये चीज। नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उसके से एक्साइट होकर अपना फोटॉन से एनर्जी स्टेट चेंज absorb करता है करके वो। तब वो हाँ, तो excite एटॉमिक एक्साइटेशन में तो यही बात कही जाती है कि जो आप फोटोन डालते हो उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा पूरा पूरा। Yes, sir. तो वहां कह रहे हो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते आप। सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो जितनी फोटोन की एनर्जी थी वो पूरे इलेक्ट्रॉन को जा रही थी, लेकिन वहां पे थोड़ा निकाल के फिर जो आखिरी नहीं, में वर्क फंक्शन भी होता है सर वहाँ पे। नहीं होता, एटॉमिक एक्साइटेशन में कहाँ वर्क फंक्शन होता है। सर, एटॉमिक लेकिन एक्साइटेशन न्यूक्लियस से बाउंड भी तो है सर। वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस सर, वो बाउंड Yes, है, sir, भाई, इसलिए वहां पर पूरी पूरी करेगा वो। यही इस क्वेश्चन की, यही इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन वो तो एब्जॉर्ब कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, क्योंकि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा वहां मोमेंटम कंजर्वेशन का नहीं लगाओगे ना, क्योंकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, न्यूक्लियस फोर्स लग रही है। यस सर। तो ये तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पर, जिस वजह से ये आंसर वैलिड नहीं है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पर कोई मोमेंटम कंजर्वेशन है नहीं, तो वो तो एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन ना होल्ड करे, सपोज ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाए, तो फिर स्पीड के ऊपर कोई लिमिटेशन थोड़ी आ रही। राइट, समझ गए। यस सर। इलेक्ट्रॉन जो बधा हुआ है, बाउंडेड है, किसी मटेरियल के अंदर है, मैटर के अंदर है, वो तो फोटोन को 100% एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन अकेला नहीं कर पाएगा। और ये एक्चुअली पार्ट ऑफ डिस्कशन था जिस टाइम मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हो रही थी, उस टाइम पर लोगों से पूछा गया था, और इसी आइडिया के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रहा है। परफेक्टली इसी आइडिया को यूज किया गया है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yes. एक तो ये क्वेश्चन, अभी इसके ऊपर वापस आ रहे हैं। दूसरा डाउट जो था सर, हाँ जी, ये चीज समझ नहीं आई कि आपने एक साइड मॉडर्न फिजिक्स वाली एनर्जी करा, आपने पूरा इलेक्ट्रॉन पे क्लासिकल फिजिक्स लेगी, यहाँ पे आप पे लगा दिया, ये समझ नहीं आया। ऐसा तो क्लासिकल लगा लेते हैं, क्लासिकल लगा लेते हैं। फोटोन की एनर्जी HF थी, मॉडर्न लगा दें, सॉरी, फोटोन की एनर्जी HF थी, यस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m/m0/√1 - v² / c² × c²। एनर्जी इन द मॉडर्न फिजिक्स ऐसे लिखते हो, ये लिख लो आप। और मोमेंटम कंजर्व कराते हैं
तो hf/c फोटोन का मोमेंटम, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास m/√1 - v²/c² into v। ये तो ठीक है? यस ठीक है ना, ये तो सही है। सर पिछले क्लास में शायद बताया था ना कि जब ऐसे मतलब हम लोग कन्वर्जन कर लें मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से तब क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पर फिर भी मान लो जैसे इनका डाउट है बाई चांस, तो हमने कहा चलो मॉडर्न के हिसाब से भी चलते हैं। ये तो सही है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर चलो इसके हिसाब से देखो क्या आंसर आएगा, जब दोनों इक्वेशन से डिवाइड कर लो इधर उधर, इससे देखो v कितना आएगा। क्या इससे v बराबर c नहीं आ जाएगा? यस अगर मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हो, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हो, तो भी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जिस केस में ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट मास का हो जाएगा और चलेगा लाइट की स्पीड पर। इलेक्ट्रॉन विल बिकम इनफाइनाइट मास, विल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। इनफाइनाइट मास लाइट की स्पीड पर चले तो इन्फिनिटी इनटू फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनिटी इनटू फाइनाइट वैल्यू, इट शुड बी इनफाइनाइट। Indeterminate. अरे इन्फिनिटी इनटू फाइनाइट, So yes, sir. इनफाइनाइट Infinite. इनफाइनाइट so that electron will have infinite energy। लेकिन जो फोटोन आया था उसकी एनर्जी फाइनाइट थी, फाइनाइट एनर्जी इनफाइनाइट एनर्जी कैसे बन जाएगी? सर एक डाउट और है हाँ जी पूछते रहो। सर, ये कि आपने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए लगाया कि यहाँ पे एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही, मतलब कि बॉडीज में वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट लॉस हो जाती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगी। बिल्कुल। अब ठीक है, अभी भी डाउट है? जी सर समझ गए। कुछ भी करोगे नहीं पॉसिबल है, मतलब आइंस्टाइन के बाल उड़ गए भाई इसको समझाने में। देखे ना उनकी फोटो में बाल कैसे उनके। यस सर। फिर जब ऐसी चीजें पढ़ाओगे और लोग पूछेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम नंबर 13 भैया शाश्वत जी, जरा एक बार हमारे पास बताना। उसमें शायद ऐसा कुछ कहा है कि दो चार्जेस हैं, है ना? न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल। अच्छा, उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग फिर? चार्ज ट्रांसफर करें। अच्छा, दो न्यूट्रल पार्टिकल आपस में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है उससे? Electrical potential energy is lost, completely converted into a photon. फोटोन। तो जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ, जो वो कह रहे हैं वही करो। दो पार्टिकल न्यूट्रल थे, उन्होंने कुछ ट्रांसफर किया चार्ज, तो एक पर प्लस चार्ज आएगा, एक पर माइनस चार्ज आएगा। तो जब ये दो पार्टिकल्स न्यूट्रल रहे होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या रही होगी? न्यूट्रल पार्टिकल्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक between the two neutral particles, 0. After the transfer of charge and they are separated, कुछ separation दिया होगा क्वेश्चन में गारंटी। सर h q स्क्वायर बाय r हो जाएगा ना, whatever जो भी दिया है, तो सेपरेशन दिया है, चार्ज हो गया। नाउ दे विल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r with a negative sign। एनर्जी में चार्ज का साइन रखते हैं, तो जो एनर्जी 0 थी वो माइनस में चली गई, मतलब लॉस हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो फोटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, सो इट मस्ट बी एनर्जी ऑफ फोटोन यानी h into f, राइट? Yes, sir. यस फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि वेवलेंथ निकालनी है? सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड नेक्स्ट लॉन्गेस्ट। तो अरे तो h by लैम्डा कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नाउ चार्ज क्वांटाइज होता है, लॉन्गेस्ट के लिए क्यू को ई पुट कर देंगे, तो चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1.6 into 10 to the power -19, मतलब माइनस तो वो लैम्डा की लॉन्गेस्ट वैल्यू दे सकता है। सेकंड पॉसिबल वैल्यू चार्ज की जो हो सकती है क्वांटाइजेशन So 2 into E. into e 2 times E, मतलब जो दूसरा वाला आंसर आएगा वो फर्स्ट का 1/4 आ रहा होगा, और पहला आंसर जो भी है उसका 1/4 दूसरा आंसर। यही क्वेश्चन है।
हो गए दोनों डाउट तुम्हारे? Yes, sir. ठीक। सिलेक्शन तो इसी का होगा भैया जो लगा रहा है, काफी लोग इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद भी नहीं लगा रहे। अब आते हैं यार कि जो ये था अभी जो क्वेश्चन 12 नंबर का डिस्कस किया है कि एक फोटोन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू 100% एब्जॉर्ब नहीं हो सकता लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट और एविडेंसेस हैं जहां पर फोटोन बाउंड इलेक्ट्रॉन से 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। और इन्हीं में से जो मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, जो इस बात का प्रूफ है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पार्टिकल लाइट के पार्टिकल होने का सबूत भी है। मतलब अगर पूछा जाए कि विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और विच एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स फोटोन थ्योरी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सपेरिमेंट है जो फोटोन थ्योरी को कंफर्म कर रहा है और जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था कि मतलब जो हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट थे जो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम कर रहे थे। और उस एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्होंने एक जगह ऐसा नोटिस कर लिया कि जब भी लाइट किसी मेटल के ऊपर पड़ती है, लाइट जब किसी मेटल पर पड़ती है तो वहां पर कुछ चमक आ रही थी, है ना। तो तब जाकर के उनको लगा कि यार लाइट जब मेटल पे पड़ती है तो कुछ तो होता है वहां पर, लाइट के मेटल पे पड़ने पर कुछ न कुछ ऐसी काम हो रहा है जिसकी वजह से वो मेटल चमक रहा है। एंड देन फर्दर जब और ज्यादा उसके डीप में गए एनालिसिस की तो उन्होंने एक थ्योरी सजेस्ट की, और वो थ्योरी ये सजेस्ट की कि जब भी किसी मेटल के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाओगे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत बड़ी फैमिली है, ध्यान रखना आप इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक्सरे भी आते हैं, विजिबल लाइट भी आती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, गामा रेज, सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इनमें से कोई भी अगर वेव हम मेटल के ऊपर डालते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी इफेक्ट को नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन by the incidence of electromagnetic wave on the surface of metal। वेव की वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यही एक प्रोसेस है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने कि जब भी हम किसी मेटल के ऊपर लाइट डालोगे आप, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन means electrons are emitted when the light is incident on the metal surface, and this effect is a photoelectric effect। इसका बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट भी होता है, एग्जैक्टली रिवर्स इफेक्ट, कि अगर हम मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें से लाइट निकलेगी, वो एक्सरेज है, वही एक्सरेज जो आप मेडिकल में यूज करते हो। एक्सरे इसका बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप इलेक्ट्रॉन मेटल पे गिराओ तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये बोथ वे का प्रोसेस है, एक को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया गया, एक को एक्सरे के नाम से पढ़ते हैं। ये तो बेसिक आइडिया था, और इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। मतलब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हाँ वेव डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया गया कि हम कैसे मान लें कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिकॉज ये दिखेंगे तो है नहीं, तो कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिसमें ये कंफर्म हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकला है। तो वो सेटअप किस तरीके से तैयार किया गया, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स तैयार की गई। दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन विच टू पैरेलल प्लेट्स, जैसे कैपेसिटर की थी, टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स तैयार की गई और उनको एक चैम्बर में रखा गया जिसमें कंप्लीट वैक्यूम है। एक चैम्बर में डाल दिया जहां पर कंप्लीट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम, कुछ नहीं है उसके अंदर, हवा भी नहीं है।
और इधर कोई एक ग्लास की विंडो रखी गई, उस ग्लास विंडो से सनलाइट इस पे डाली गई, थ्रू ग्लास विंडो सनलाइट ऐड की गई है एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एंड द इंटेंसिटी कैपिटल आई। अच्छा, फिगर आप साथ साथ बनाते रहे हमारे। सिंपल ग्लास चैम्बर जिसके अंदर दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स हैं, जिनको में से एक को कैथोड और एक को एनोड का नाम दे सकते हैं। और चैम्बर में एक खिड़की लगी हुई है, शीशे की ग्लास की खिड़की, जैसे हमारे घरों में होती है। जब धूप लेना हो तो आप पर्दे हटा दो, बिना बिना विंडो खोले भी लाइट आ जाती है। तो वैसे ही एक लाइट अंदर चली जाएगी थ्रू द ग्लास विंडो। जो लाइट भेज रहे हैं उसकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है एफ, मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं इसको। सच लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब होता है, क्रोमैटिक का मतलब कलर से है, क्रोमैटिक वर्ड मतलब कलर, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर। और बेस्ट वे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट लेजर वाली होती है, जो लेजर की लाइट्स होती है, क्योंकि वो सिंगल कलर की होती है। रेड वाली लेजर, ग्रीन की लेजर, उनकी अपनी एक इंटेंसिटी होगी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट इंटेंसिटी। और इसका भी पर्पज है, फ्रीक्वेंसी के यूनिक वैल्यू होने का पर्पज है। अगर हम यहाँ व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा दें, मतलब घर की एलईडी की लाइट, तो एलईडी वाली लाइट का प्रॉब्लम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी सर वेरी करने लगेगी। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अभी भी करेगी। सारी फ्रीक्वेंसीज होती है ना। जिस बात को हम प्रूव करना चाह रहे थे वो एलईडी यानी व्हाइट कलर की जो लाइट होती है उसमें स्पेक्ट्रम बनते हैं, अगर उसको प्रिज्म से पास करा दे। Yes, sir, visible. मतलब उसमें रिफ्रैक्शन वॉयलेट भी है, ब्लू भी है, इंडिगो भी है, सारे कलर्स मिक्स होते हैं एक्चुअली। डिस्पर्शन होती है। हाँ, तो वो सब हम नहीं चाहते। नहीं, वो क्यों नहीं चाहते उसका भी रीजन है, सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट और सिंगल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। उसके बाद क्या किया है, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है कि ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स आपस में कनेक्ट की जा सकती हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। इन मेटेलिक प्लेट्स को हम आपस में थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर सकते हैं, और एडजस्टेबल पोलैरिटी के साथ। एडजस्टेबल पोलैरिटी का मतलब हम चाहें तो इधर पॉजिटिव पोलैरिटी रख सकते हैं, इधर नेगेटिव पोलैरिटी रख सकते हैं, और चाहे तो इधर प्लस कर सकते हैं, इधर माइनस कर सकते हैं, और चाहे तो हम कनेक्शन ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा। देखिए एडजस्टेबल पोलैरिटी कैसे बनेगी वो दिखाते हैं आपको। टू वे स्विच यूज कर। डबल बैटरी होती है, खैर उससे हमको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कैसे करोगे, क्योंकि जिस दिन लैब में जाएंगे हम भी कर लेंगे। इस टाइप का सेटअप है मान लीजिए, और स्विचेस लगे होते हैं, यहाँ भी स्विच होता है, यहाँ पर भी स्विच होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर स्विच होते हैं। तो इसको हमने स्विच 1 कह दिया और इसको हमने स्विच 2 कह दिया। अब आप खुद बताओ, अगर हम स्विच 1 को बंद करेंगे तो क्या होगा? स्विच 1 को अगर क्लोज करें, सर लेफ्ट में Left नेगेटिव, राइट plate पॉजिटिव। Negative. ए और बी नाम दे देते हैं। तो जब स्विच बंद करोगे तो ऑब्वियसली बी वाला प्लस होगा, ए वाला माइनस। और अगर हम H2 को बंद करेंगे तो इधर प्लस माइनस होता है। तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले, वैसे भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो कौन सा सेटअप बनाते हो? लैब असिस्टेंट्स बना के रखता पहले से ही। ठीक है, ये कुल मिलाकर सेटअप हो गया। और ये वोल्टेजेस वेरिएबल भी है, मतलब इनको कम ज्यादा कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। चलिए एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट कैसे होती है, और साथ में इन कनेक्शंस के बीच में एक एमीटर लगाया जाता है, छोटा सा एमीटर कनेक्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत ऐसे की जाती है, विंडो को मतलब विंडो पर लाइट डाली, वो लाइट इस मेटल पे गिरी, और हमने दोनों में से किसी भी स्विच को बंद नहीं किया, किसी भी स्विच को बंद नहीं किया। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। और एक तीसरा कनेक्शन इस तरीके का है S3, आप यूं कह लें। एक थर्ड कनेक्शन है S3 का जिसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं।
क्या क्या एक्सपेरिमेंट में दिखा, और जो एक्सपेरिमेंट में दिखा उसके बेसिस पर लोगों को क्या लगा, और जो लगा उसके बेसिस पर क्या इक्वेशंस बनी। सबसे पहले लोगों ने ये नोटिस किया कि जब हमने S1 बंद नहीं किया था और S2 भी बंद नहीं किया, लेकिन S3 बंद रखा है, तो जैसे ही लाइट पड़ती है यहां पर डिफ्लेक्शन चालू हो गया। जब तक लाइट नहीं थी तब तक एमिटर में 0 रीडिंग आई, जैसे ही लाइट पड़ी अचानक से इसमें रीडिंग आ गई कुछ। ये किस चीज का कंफर्मेशन है, एमिटर में रीडिंग आने का मतलब, जबकि ना तो हमने ये बैटरी लगाई ना हमने ये बैटरी। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही एमिटर में पॉइंटर हिला, साइंटिस्टों का दिमाग हिला, उनको लगा यार कुछ तो फ्लो हो गया, कोई तो इलेक्ट्रॉन गया होगा यहाँ से। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन गया कहां से, जब ये पूरा वैक्यूम है तो क्या इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? आंसर हुआ कि हाँ चल सकता है, क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन थे कहाँ यहाँ पर, क्योंकि तो वैक्यूम था पूरा। तो फिर उन लोगों को समझ में आया इसका मतलब कि क्या हुआ होगा, जैसे ही लाइट डाली होगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले होंगे वही यहाँ पर गए होंगे और ऐसे मूव कर गए होंगे, जिस वजह से एक करंट फ्लो कर गई होगी और एमिटर का डिफ्लेक्शन आ गया होगा। तो ये तो फर्स्ट प्रूफ है कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस बात का प्रूफ है ये कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसमें से, क्योंकि और कोई रीजन नहीं हो सकता है इसके अलावा करंट आने का और कोई रीजन नहीं है। और लगे हाथ उन्होंने क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लगे हाथ इन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया between the current noticed by the emitter and the potential difference between these two। साथ में ग्राफ प्लॉट करते रहे। तो जब हमने दोनों में से कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो इसका मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 0 रखा हुआ है। बावजूद उसके लाइट पड़ने पर इसके अंदर अगर रीडिंग आ रही है तो कुछ करंट फ्लो हो रही है, 0 वोल्टेज पर भी करंट जा रही है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेप गए, मतलब इस पहले स्टेप से सिर्फ ये साबित हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, और कुछ प्रूफ नहीं हुआ अभी, सिर्फ ये प्रूफ हुआ है कि इलेक्ट्रॉन निकले। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, मतलब एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट में इन्होंने S3 को ओपन कर दिया और S1 बंद किया, मतलब कि B को पॉजिटिव पोलैरिटी पे डाल दिया, मतलब कि B से A की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। और फिर ये नोटिस किया कि जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाए गए, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते गए वैसे वैसे करंट बढ़ती गई। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाया उतना ज्यादा रीडिंग आने लगी। वोल्टेज बढ़ाते रहे, रीडिंग बढ़ती रही, वोल्टेज बढ़ाते रहे, रीडिंग बढ़ती रही। एक ऐसा समय आ गया कि यहाँ के वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद भी करंट में अब कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था, मतलब एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो चुकी थी। और वो ग्राफिकली कुछ इस तरीके से दिखा, करंट वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ी, एक टाइम बाद करंट ने बढ़ने से मना कर दिया, बस हो चुका, जितना करंट चाहिए था इससे ज्यादा हम नहीं हो सकते, आप बढ़ाते रहो यहाँ वोल्टेज। बिगिनिंग में करंट और वोल्टेज के बीच इंक्रीजिंग ग्राफ है, बट ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ओम्स लॉ वाला ग्राफ नहीं है, आई एंड वी प्रोपोर्शन में नहीं है। इनफैक्ट जिस इक्वेशन से ये आते हैं वो बड़ी मजेदार नाम है उसका, उस इक्वेशन का नाम है चाइल्ड्स इक्वेशन, मतलब बच्चों की इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन का चेहरा देख लो अगर आप, तो वो बाय फेस वो लगती है कुछ एडल्ट टाइप की इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशन आती है। सरकाज़म में रख दिया। हाँ जी, पता नहीं क्यों चाइल्ड इक्वेशन नाम दिया इसको, या तो उस आदमी का ही चाइल्ड होगा, तो साइंटिस्ट का ही नाम चाइल्ड होगा। हाँ तो नाम भी तो लोग अजीब रखते हैं। हमारे एक रिलेटिव ने अपने एक बच्चे का नाम रखा है अंतिम, मतलब उनके 4-5 बच्चे हैं तो उसने लास्ट वाले का नाम रखा अंतिम। उनसे पूछा गया तो बोले भैया बस
इससे याद रहेगा कि लास्ट में यही हुआ था। अब उस बच्चे को अपनी लाइफ में क्या फेस करना पड़ेगा जब भी उससे कोई नाम पूछेगा उसका। नाम अंतिम में, रोल नंबर सबसे पहले आया है। हाँ, खैर इससे साबित क्या हुआ यार, साइंटिस्टों को दिमाग में उनके बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इनको ये पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो बिना वोल्टेज के करंट आ गई, चलो ये मान लिया इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ी और उसके बाद उसने करंट में बढ़ना बंद कर दी, यानी करंट सैचुरेट हो गई। तो दिस लेवल नोन एज सैचुरेटेड करंट। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि ये क्यों हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये कहा गया, ये थ्योरी सजेस्ट की गई कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले थे, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले थे, वो सब सेम एनर्जी पे नहीं थे। किसी के पास ज्यादा एनर्जी थी, किसी के पास कम एनर्जी थी, किसी के पास बहुत ही कम थी। मतलब एनर्जी का वेरिएशन था फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू द अदर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन एक मेटेलिक प्लेट से बाहर निकल जाएंगे तो इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और जब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आने वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन पर बैकवर्ड फोर्स काम करना चालू कर देगी, जो इन इलेक्ट्रॉन को प्लेट बी तक जाने से स्टॉप करेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, वो हो सकता है कि इस रिटार्डेशन को क्रॉस कर जाए, इस बैरियर को क्रॉस कर जाए। मैकेनिक्स भी इस बात को कहती है, अगर कोई मास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और उस पर अगर आप एक रिटार्डिंग फोर्स लगाइए तो ये कितनी डिस्टेंस के बाद जाकर के स्टॉप करेगा। एक मास जिसमें इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, उस पर अगर आप फोर्स F लगाओ तो कितने डिस्टेंस के बाद जाकर के ये स्टॉप करेगा। सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम, the force must be equal to its kinetic energy. Yes sir. So that stopping distance will be kinetic energy by the force. इसका मतलब फोर्स तो सब पर सेम लगेगी ना, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो तो इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा। Yes sir. तो सब पर सेम फोर्स काम कर रही है, बावजूद उसके अगर सबके स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि अगर सबके स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम होते तो ये सब एक साथ कहीं रुकते, और अगर ये सब एक साथ कहीं रुक जाते तो इस प्लेट पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचता ही नहीं। इसका मतलब ये सब एक जगह नहीं स्टॉप हो रहे, कोई यहां रुक जा रहा होगा, कोई यहां रुक रहा होगा, कोई यहां रुक रहा होगा, और कोई हो सकता है कि इस पूरे डिस्टेंस को ही क्रॉस कर गए। और जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लेट सेपरेशन से ज्यादा होगा, जिनकी भी स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लेट सेपरेशन से ज्यादा होगी, वो इस प्लेट को टच कर जाएंगे और उसके बाद करंट फ्लो कर जाएगी। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर ड्राइविंग फोर्स का काम करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ एक्सेलरेट करना चालू करेगी। तो जिनकी कम एनर्जी थी और वो थोड़ी दूर चल करके रुक जा रहे थे, उनके अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, कोई ड्राइव करने वाला मिल गया उनको। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और एक वो स्टेज आ जाएगी सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन, यानी जिसकी सबसे कम एनर्जी थी, उस पर भी इतना ड्राइविंग फोर्स लग चुका है कि वो भी प्लेट बी तक चला जाएगा। जब वो स्टेज आ जाएगी कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट बी को टच कर जाएगा, उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्दर इंक्रीज करने का कोई बेनिफिट होगा नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो सब तो पहुंच गए, अब कहां से पहुंचाएं इसको।
अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से बढ़ाओ? यानी इससे ये साबित हुआ, पहले वाले से तो ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे वाले से ये साबित हो गया कि जो निकले थे इलेक्ट्रॉन वो सेम एनर्जी वाले नहीं थे, किसी में ज्यादा एनर्जी थी, किसी में कम एनर्जी थी, स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी था। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये इसलिए भी तो हो सकता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी इसलिए भी हो सकती है कि जो आप लाइट डाल रहे हो उसके अंदर ही एनर्जी का स्पेक्ट्रम हो। मोनोक्रोमैटिक है। लेकिन उसको क्लैरिफाई कर दिया, इसीलिए मोनोक्रोमैटिक लिया था ताकि वो डाउट ना आए। हमने लाइट तो एक सिंगल वेवलेंथ की डाली थी ना, मल्टीपल वेवलेंथ तो डाले नहीं हमने। लाइट को स्पेक्ट्रम नहीं लेंगे, उसको एक ही एनर्जी का लेंगे बस। तो जब यहाँ स्पेक्ट्रम नहीं है तो एनर्जी में स्पेक्ट्रम क्यों है फिर? ये एक तरीके का क्वेश्चन था, वरना लोग ये कह सकते थे कि भाई यहाँ के स्पेक्ट्रम की वजह से एनर्जी में स्पेक्ट्रम है। वो भी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये भी समझ में आ गया कि वो सब बराबर एनर्जी से नहीं निकलते, ज्यादा और कम होता है, किसी की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, किसी की सबसे कम एनर्जी होगी। और करंट के सैचुरेट होने का रीजन भी समझ में आ रहा है कि करंट तब सैचुरेट होगी जब लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, सबसे लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस एनोड ए से बी तक चला जाएगा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है अब। मतलब सर ये भी कह सकते हैं ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर जाके हिट कर जाएंगे। हाँ, लोवेस्ट बोल दिया तो सभी होगा ना, जो सबसे मरा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो भी पहुंच गया वहां तक, तो जिंदा वाले तो पहुंच ही जाएंगे। सर वो जो इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, फिर से बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल से बाहर निकलेंगे तो मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इनको वापस पुल बैक करेगा इधर पीछे की तरफ। ओके सर। राइट, तो दो बातें साबित हो गई। फिर क्या किया इन्होंने? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर और क्या काम किया? थर्ड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, S1 भी खोल दिया, S3 भी खोल दिया और S2 बंद कर दिया। इसमें क्या हुआ? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लगा दी गई? A to B। ये ड्राइविंग है या रिटार्डिंग फील्ड हो गई? रिटार्डिंग। ये प्लेट रिटार्डेड कर रही थी, पहले ही ये प्लेट इनको पीछे खींच रही थी, ऊपर से हमने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी और वो भी इन इलेक्ट्रॉन से करीब वापस जाओ, वापस लौट जाओ, बी की तरफ ना जाओ। और इस वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो अब आप खुद बताइए करंट कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट में भी कमी हुई थी, एक्सपेरिमेंटली करंट। अच्छा, इसको हम वोल्टेज एक्सिस के नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं, तो वोल्टेज एक्सिस के नेगेटिव साइड पर दिखाने का मतलब ये हुआ B इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब यहाँ के पोटेंशियल का जो साइन है वो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस का साइन बन रहा है। मतलब अगर इसको हम एमिटर बोलते हैं, जो एमिट कर रहा है वो एमिटर है और ये रिसीव करने वाला कलेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा वो कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला डिवाइस, और ये एमिट करने वाली डिवाइस। तो कलेक्टर की पोटेंशियल का साइन जो होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साइन पर यूज करते हैं। तो जब ये नेगेटिव हो गया और उसको हम बढ़ाते जाएं, इसको मोर एंड मोर नेगेटिव करते जाइए, और ज्यादा नेगेटिव कर दे, और नेगेटिव कर दे, इतना नेगेटिव कर दीजिए इसको कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी थी वो भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा। उस स्टेज पर करंट की वैल्यू 0, और ये जिस वोल्टेज पर होगा, मतलब कि कलेक्टर वाली प्लेट का वो नेगेटिव वोल्टेज जिस पर यहां से आने वाला फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से जस्ट पहले स्टॉप कर गया, स्टॉप इन पोटेंशियल, जस्ट पहले मतलब ये वो बात हो गई कि 22,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आपकी रैंक 22,001 है, या 88 परसेंटाइल कट ऑफ है जेई एडवांस के लिए और आपका 0.001 कम रह गया उसमें। दर्दनाक मौत बोलते हैं उसको। दर्दनाक मौत।
तो यही उस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ। फास्टेस्ट, जैसे ही प्लेट बी को छूने वाला था, वेलोसिटी खत्म। जिस नेगेटिव वोल्टेज पर यह काम होगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया उसने। ये कुल मिलाकर के करंट वोल्टेज का ग्राफ आएगा, विच इज अ नॉन लीनियर कर्व। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, चाइल्ड्स इक्वेशन फॉलो हो रही है। मैथमेटिकली ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जो आगे जाकर के कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इससे क्या साबित हो रहा है कि एनर्जी की एक अपर लिमिट भी है। अगर एनर्जी की अपर लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड एनर्जी होती, आपको नहीं लगता कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो पहुंचता है यहाँ पर, कोई ना कोई तो पहुंचता, पहुंच ही जाता है। करंट कभी जीरो नहीं हो पाती। यस यानी जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें एनर्जी की अनलिमिटेड वैल्यू है, एनर्जी की एक हाईएस्ट लिमिट है। देयर इज सम मैक्सिमम एनर्जी। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3-4 लोगों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को किया, और हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम अकेले इसको सब समझें और पढ़ें, है ना। हर्ट्ज, प्लैंक, आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोगों से कह देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप समझाओ क्या है। क्या समझ आया तुम लोग को भी कुछ? यस तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया कि उनमें एनर्जी का स्पेक्ट्रम बन रहा, मतलब वेरिएबल एनर्जीज हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है। ये भी कंफर्म हो गया कि एनर्जी की एक अपर लिमिट है, हाईएस्ट वैल्यू है कुछ एनर्जी की, नहीं तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और जीरो करंट जैसी चीजें नहीं आती। और ये सब कुछ परफॉर्म किया गया एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। और वो लोग यहीं पे नहीं रुके, उनको इतने से भी चैन नहीं पड़ा। उन्होंने क्या कहा कि यार अभी जो है ना उतना मजा नहीं आया इनको, तो कुछ और काम किया उन्होंने। उन्होंने फिर से ग्राफ प्लॉट किया, फिर उन्होंने करंट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। और वो क्या कहते हैं कि चलिए हम फ्रीक्वेंसी को तो सेम रखते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। कैसे? पहले 10 वॉट का लेजर यूज किया, रेड वाला, फिर 20 वॉट का लेजर लाए, रेड का ही, 30 वॉट का लेजर लाए, रेड कलर का ही। तो बार बार जब आप उसी कलर को यूज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुआ नहीं। लेकिन लेजर की पावर ज्यादा करते जा रहे, 10 वॉट से 15 वॉट, 15 वॉट से 20 वॉट, 20 वॉट से 30 वॉट। तो इसका मतलब ज्यादा लाइट आएगी, इंटेंसिटी, पावर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, रेट ऑफ एमिशन बढ़ा। अब जो भी हो, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उनको क्या दिखा वहां पर? ये ग्राफ ऐसे सैचुरेट हुआ था। सपोज दैट फ्रीक्वेंसी एफ और इंटेंसिटी, यार एक गड़बड़ हो गई, करंट को स्मॉल आई से लिख दो आप, करंट को स्मॉल आई से और कैपिटल आई से इंटेंसिटी, चलेगा ना? वरना प्रॉब्लम ये कंफ्यूजन हो जाएगी। स्मॉल आई से करंट डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आई से इंटेंसिटी डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्राफ फ्रीक्वेंसी एफ पर और एट द इंटेंसिटी I1, और दूसरा ग्राफ उसी फ्रीक्वेंसी पर लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी पर प्लॉट किया, तो उनको एक अजीब सी चीज दिखी। उनको अजीब सी, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर गया। अब उनको ये बात समझनी थी कि ये क्यों हुआ। उनको ये बात समझनी थी कि ऐसा क्या हो गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर और फ्रीक्वेंसी के ना चेंज करने पर ये ग्राफ जो हुआ, इसमें इससे क्या मैसेज आ रहा है कि सैचुरेशन करंट वो बढ़ रहे थे, ज्यादा फ्लो कर रहा है। सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी के बीच कुछ तो रिलेशन है।
यहाँ पर करंट जितनी हाइट पर सैचुरेट हो रही थी उससे ज्यादा हाइट पर सैचुरेट हो गई, यानी कि करंट के सैचुरेट करने की लिमिट बढ़ चुकी। तो यहाँ से उन्होंने एक और कंक्लूजन दिया हम लोग को, सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, क्योंकि वो देख रहे थे कि इंटेंसिटी डबल कर रहे थे, सैचुरेशन करंट डबल हो रहा था, ट्रिपल कर रहे थे तो ट्रिपल हो रहा था। तो उनको समझ में आया कि हाँ, और एक्चुअली जितने एक्सपेरिमेंट हैं वो ऐसे ही हुए। ऑल एक्सपेरिमेंट्स पहले जो होते हैं, मतलब जो भी लॉज बने हैं वो पहले लैब में डिस्कवर किए गए, फिर उनकी थ्योरी सर्च की गई और फिर फॉर्मूला बना। तो जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो लिखते रहिएगा। यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। नोट्स में लिख लेना कहीं पर, इसके पर क्वेश्चन है। चलो ये भी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक ग्राफ लिया इन्होंने, फ्रीक्वेंसी वेरी फ्रीक्वेंसी हाँ एक मिनट को जगह नहीं है इसमें, अभी इसको थोड़ा छोटा कर दें। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से ग्राफ लिया। अब इन्होंने कहा कि देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी से क्या होता है। तो अब इन्होंने क्या किया, जल्दी आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। 10 सुनो तो कैसे करेंगे, ये तो कहने की बात है ना, हम लोग कैसे करेंगे और हमें ये एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए। हाउ विल यू कीप द इंटेंसिटी कांस्टेंट? 10 वॉट की रेड कलर की लेजर लाइट लाओ, सर, लेजर लाइट कलर अलग अलग कर दो लेकिन डिफरेंट कलर की लेजर इंटेंसिटी लाइट सेम पावर की। यस सर। नहीं, यहाँ थोड़ा डाउट है, यहाँ इंटेंसिटी को लेके हल्की सी कंफ्यूजन आएगी अभी, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा दिक्कत है आगे, बट फिर भी अब इन्होंने क्या कहा, जो ग्राफ आए, पहला ग्राफ ऐसे आया, ये वाला पोर्शन बन रहा है ग्राफ का, ये वाला पार्ट एट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड इंटेंसिटी I। ये f2 कर देते हैं मतलब कि, और पहले ये वाला ग्राफ था, ये f1 फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, वो f2 फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी f2 ज्यादा है। अभी ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये किसी इक्वेशन के बेस पे नहीं बन रहा है, एक्सपेरिमेंट में जो दिख रहा है उसके बेस पे बन रहा है। तो उनको ये ऐसा दिखा कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मॉडुलस बढ़ गया, मतलब इस ओरिजिन से जितना पीछे करंट जीरो हो रहा था ये और पीछे चला गया, और पीछे चला गया जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे। तो इसका मतलब इनको ये भी समझ में आ गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होना चाहिए, राइट है? यस sir. यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी फ्रीक्वेंसी, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं तो ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं आता फिर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल था जब फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्लेट बी को टच नहीं कर पाया। इसका मतलब फास्टेस्ट यानी कि जो एनर्जी की अपर लिमिट है वो भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगी। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। जिन लॉजिक्स और आर्ग्यूमेंट पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है फिर ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहे होते। सो ओवरऑल इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो इनका एंड रिजल्ट है वो ये हुआ, लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अलग अलग एनर्जी से निकलते हैं, उनमें एक अपर लिमिट है, हाईएस्ट एनर्जी है। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शन में है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। रिपीट करूं इसमें क्या है आउटकम्स जो इन सारे एक्सपेरिमेंट के हुए। Electrons are emitted. This is the first confirmation. Electrons are emitted by the light. Number 2 was electrons have variety of kinetic energies, and there is some maximum kinetic energy.
that maximum kinetic energy is function of frequency. That maximum kinetic energy is function of frequency. और एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, जब उसी फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी बढ़ाई थी इन्होंने, सेम फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा इंटेंसिटी की थी, तो इन्होंने नोटिस किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आया। सेम फ्रीक्वेंसी पर जब इन्होंने, मतलब इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं, यहां पर इस ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब ये तो एक्चुअली ये सेम पॉइंट पर मीट आउट नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ये हुआ। लेकिन जब ये ग्राफ्स पीछे की तरफ गए तो ये जाके मिले एक ही पॉइंट पर। ये किस बात को प्रूव कर रहा है? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी बढ़ाने से सर बढ़ा वो नहीं? इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला था, इंटेंसिटी बदलने से नहीं बदला। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट, और इसीलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये हम सिंपल अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहा जा रहा है कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर यहां से निकला हुआ हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के जस्ट पहले रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, तो उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? क्या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वही नहीं होगा जिस एनर्जी से वो यहां से बाहर निकला है? यस जिस एनर्जी से निकला वही उसका लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जा रहे हो। यस सर। तो वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, एंड दैट विल बी चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। वर्क डन भी कह सकते हैं, एंड शुड बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें, 4-5 साइंटिस्टों का कंबाइंड एफर्ट और ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ और फाइनल कंक्लूजन हुआ, लेकिन अभी भी किसी के दिमाग में ये नहीं आया, मतलब किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये सब क्यों हुआ। किसी के नहीं समझ में आ रहा था, मतलब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से ये क्यों नहीं हो रहा है। किसी के ये भी समझ में नहीं आया कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बदल रहा है। ये सब बातें किसी के समझ नहीं आ रही थी। सर सर फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे सैचुरेशन लेवल पे क्या कुछ बदलाव आएगा? नहीं, सैचुरेशन अगर आप सेम इंटेंसिटी की करंट भेज रहे हो तो नहीं हाँ आएगा। तो ठीक, ओके सर। ठीक है, ये सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी सर ये कह रहे हैं कि सर जो हम लोग ने EVS इक्वल टू KE मैक्स लिखा है उसमें वो प्लेट का इफेक्ट नेग्लेक्ट किया है ना सर, मतलब? हाँ, इसकी वजह से जो मतलब इस पे जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं उसको अवॉइड किए जी और रीजनेबल मतलब भी। वो जो मतलब वो जो जी सर बोलो बोलो। मतलब वो जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है प्लेट ए पे, और वो जो खुद इलेक्ट्रॉन निकला है, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन नेग्लेक्ट किया है, ये कहने का मतलब है। जी जी, वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेजेस हाई रखें ना, बहुत ज्यादा रख दें इसको, तो इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आएगा वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। आपको एक्सपेरिमेंट की सारी बातें समझ में आई कि क्या नोटिस क्या किया गया था? यस अब जी, अब आता है कि ये क्यों ये सब कुछ हुआ। तो फिर से कहानी कहां से शुरुआत हुई देखिए।
हमने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंक्लूड किया, हमारे कंक्लूजन्स क्या रहे? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन निकल हाँ, पहला कंक्लूजन था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द मेटल, कंफर्म हो गया। दूसरा था जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनको बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, उनका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव range of energies, range of kinetic energy with a maximum kinetic energy, उस रेंज की लिमिट हो गई। और मिनिमम की कोई बात ही नहीं करता बिकॉज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नेगेटिव में जाएगा नहीं काइनेटिक एनर्जी। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो सैचुरेशन करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और सैचुरेशन करंट आने का एक और मतलब हुआ, करंट के सैचुरेट होने का एक और मतलब हुआ कि इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक लिमिट है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल से, ये लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी। मतलब समझ पा रहे इसको कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनलिमिटेड नहीं निकल सकते, नहीं तो करंट कभी सैचुरेट नहीं होती। चौथा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड के मैक्स दोनों की बात कर रहे हैं, दे आर फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये सब कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा, नोटिस किया। और एक और बात देखी गई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ही लाइट मेटल पे गिरी इमीडिएटली एमिटर के अंदर मूवमेंट आई थी, मतलब कोई टाइम डिफरेंस नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेटल पे लाइट डाली और कुछ सेकंड्स के बाद एमिटर में कुछ होगा। यस ये सर, वैसे ही होता है साइमल्टेनियसली जैसे ही होता है घर में स्विच ऑन करते हो और ऑन करते लाइट आ जाती है, मतलब कुछ लोग ऐसे सोचे कि जो बल्ब है वो तो स्विच से दूर लगा हुआ है, जहां पर कमरे में स्विच है उससे 2-4-10 मीटर दूर कहीं बल्ब लगा होता है, तो स्विच ऑन करने में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को टाइम लगना चाहिए, यानी बल्ब कुछ सेकंड बाद जलना चाहिए। बट होता तो सब इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है ना, स्विच ऑन पंखा ऑन, ऐसा ही था इंस्टेंटेनियस, मतलब कोई टाइम लैग नहीं था बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ साथ साथ हो रहा था, उधर लाइट गिरी इधर से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इसको जब समझाने की बात आई तो ग्रेट साइंटिस्ट हमारे सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करी है आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो लाइट के अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से हो रहा है, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में लाइट जो है एज अ वेव काम ही नहीं कर रही, आज उसका मूड बदला हुआ है, आज वो एज अ पार्टिकल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की है, जब उसका मन करेगा वो वेव जैसा काम करना चालू कर देगी और जब मन करेगा वो पार्टिकल जैसा काम करना चालू कर देगी, डबल पर्सनालिटी की है। और यहां से फोटोन जैसी चीजों के बारे में डिस्कवर हुआ। अब उन्होंने इस प्रोसेस को किस तरीके से समझाया, उन्होंने ये सारी बातें अपने पार्टिकल थ्योरी से प्रूफ की। उन्होंने क्या कहा कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप लाइट भेजते हो तो लाइट मतलब क्या, हम कह रहे हैं कि लाइट गिरी तो क्या मतलब है, लाइट कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको टच कर, फोटोन बंडल नहीं क्या है टच, वो ठीक है फोटोन बंडल बात सही है,
मतलब लाइट कोई ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि जाके छू लोगे उसको। ये तो एक नॉन टचिंग, मतलब कह सकते हो कि आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको सेंस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब आप ये कह रहे हो कि लाइट भेज रहे हैं, इसका मतलब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने एनर्जी भेजी है, एनर्जी भेजी, लेकिन वो एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में भेजी। ये कुछ इस तरीके से, दो तरीके से एनर्जी फ्लो करा सकते हैं। एनर्जी का फ्लो दो तरीके से, एक होता है अ कंटिन्यूअस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, और एक पार्टिकल्स के फॉर्म में। डिस्क्रीट इसको ऐसा समझ, पैकेट्स के फॉर्म। ये सब पैकेट के आपको एक बोतल भरनी है, एक बोतल मान लीजिए 1/2 लीटर की बोतल है, उसमें पानी भरना है। तो एक तो तरीका है गए और नल के नीचे लगा दिया उसको, टैप ऑफ वाटर, तुरंत भर जाएगी। और एक तरीका है ड्रॉपर से, एक एक ड्रॉप उस बोतल में डालो, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, भले टाइम कुछ भी लग जाए। और ड्रॉपर से आप अगर अपना पानी का बोतल भर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन भरेगा जरूर। कहां पर फ्लो क्वांटाइज्ड है और कहां पर फ्लो कंटिन्यूअस है? ड्रॉपर से डालोगे तो quantized। बूंद गिरी पानी की, हाँ एक बूंद गिरी, फिर अगली बूंद आई, फिर अगली बूंद आई, बूंद बूंद करके भर रहा है। और नल के नीचे लगाया तो पानी लगातार आ रहा है। तो पहला वाला वेव है और दूसरा वाला फोटोन है। ड्रॉपर वाली थ्योरी फोटोन वाली थ्योरी है। हम एक एक ड्रॉप डाल रहे हैं, एनर्जी को हम लगातार नहीं भेज रहे। एक ड्रॉप डाली मतलब एक फोटोन डाला। तो जैसे ही एनर्जी क्वांटाइज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एनर्जी के पैकेट्स, वो पैकेट्स हमारे ड्रॉपर की तरीके से है, ड्रॉप्स के फॉर्म में। एक फोटोन गया, उस इलेक्ट्रॉन से मिला, उससे कहा कि तुम मेरी एनर्जी ले लो। फोटोन की एनर्जी थी HF, इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी 100%। ये मेरा मानना है, मतलब ये साइंटिस्टों का मानना है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन की जब मुलाकात हुई होगी तो फोटोन ने बड़े प्यार से उसको अपनी 100% एनर्जी दी होगी, और इलेक्ट्रॉन ने हंसते खेलते वो एनर्जी एक्सेप्ट की होगी और मेटल से बाहर निकल गया होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वो सारी की सारी एनर्जी लेकर के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अपने मेटल को छोड़ने में उसको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मेटल इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकलने देगा नहीं। वो कहेगा बहुत बढ़िया, तुम अभी तक हमारे साथ बचे हुए थे, जैसे ही तुमको बाहर से एनर्जी मिली, अब तुम जाना चाह रहे, कुछ एनर्जी हमको होगा, वो कुछ एनर्जी हमें दे के जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन उस पूरी एनर्जी को रिसीव करता है, उसमें से कुछ एनर्जी मेटल को दे देता है निकलने के लिए, माइनस में फाई नॉट नोन एज वर्क फंक्शन। एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आइंस्टाइन ने इस पजल को रिजॉल्व किया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है वो इस वजह से, बिकॉज दिस इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन। मैक्सिमम एनर्जी लाने का ये मोस्ट आइडियल केस है कि 100% एनर्जी ट्रांसफर की जाए और कम से कम लॉस हो। गेन मैक्सिमम, लॉस मिनिमम। So maximum gain of energy by the electron can be the complete energy of photon and the minimum loss, क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा। ये तो वर्क फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कहते हैं कम से कम वो एनर्जी जो आपके मेटल के सरफेस से निकलने के लिए चाहिए। मिनिमम एनर्जी बोलते हैं इसको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब इससे ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। Work function is defined as the least possible energy required for an electron to leave the surface of metal. So can you repeat? Least possible energy required by an electron to leave
the surface of metal. Surface of metal is important part. Surface. मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर कहीं दबा है, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल उसके डेप्थ में कहीं घुसा पड़ा है, तो पहले तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। वो अंदर बाकी सारे एटम से लड़ता भिड़ता ऊपर सरफेस तक जाएगा, तो थोड़ी एनर्जी तो उसकी वहीं खर्च हो जाएगी, और सरफेस पर आने के बाद आपको फाई नॉट फिर खर्च करना है, तो उनकी एनर्जी इससे कम नहीं हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. जी, इसीलिए हर इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से नहीं आ सकता, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है कि दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। Yes. यानी दो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन कभी बिल्कुल आइडेंटिकल हो ही नहीं सकती। Pauli's exclusion. ये सब Pauli's exclusion. कमाल के थे पाउलीज, उनका काम मॉडर्न में काम कर रहा है, बताओ। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एग्जैक्टली सेम। एंड देयरफॉर दिस इज अ मैक्सिमम एनर्जी। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने में ये माना गया है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, 1:1, 1-to-1 इंटरेक्शन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से मिला, 100% एनर्जी दी, और मिनिमम लॉस वर्क फंक्शन का जो करना ही है आपको, इतना तो देना ही पड़ेगा, इसको कट ऑफ कह लो। फाई नॉट इज द कट ऑफ एनर्जी, इसके बगैर तो बाहर जाओगे नहीं। सर और इस केस में वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अराउंड होगा यानी कि वो जो है हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे ही थे, सरफेस पे ही थे मेटल के, वो तो इंतजार कर रहे थे कोई लाइट आए और हम भागे ऐसे। Yes, sir. बिल्कुल। सो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, और ये भी बात समझ में आ गई कि इंटेंसिटी से क्यों मतलब नहीं है हमारा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को आइंस्टाइन ने इस तरीके से समझाया कि इलेक्ट्रॉन मेटल से जब बाहर निकल रहा है तो उसको एनर्जी देने वाला कौन है? एक फोटोन। जब हम सेम फ्रीक्वेंसी पर और ज्यादा इंटेंसिटी लाएंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है? हम ये सारी बातें हटा रहे हैं, सुनो, ये सारी बातें हटा रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है, तुम लोगों ने लिखा होगा। Yes, sir. ठीक है, मेरे को याद है, तुम लोग लिखे रहो। सर सरफेस में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, नहीं, सुनिए, तो इंटेंसिटी का प्रॉब्लम है, अभी इंटेंसिटी को तो समझें। इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सॉरी, पावर अपॉन एरिया। जब हम कह रहे हैं कि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, उसी ड्रॉप वाले एग्जांपल से दो, आपने जो टैप वाटर है उसमें से नल में से पानी निकलने की इंटेंसिटी बढ़ा दी, दिमाग में क्या पिक्चर बन रही, क्या बढ़ गया? पानी का फ्लो, तो जो फ्लो है तेज हो गया ना, मतलब पर सेकंड ज्यादा वॉल्यूम आएगा उसमें से। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ड्रॉप थ्योरी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा ड्रॉप ड्रॉप थ्योरी में आपने नंबर ऑफ ड्रॉप बढ़ा दी, यस बट साइज ऑफ वन ड्रॉप अभी भी उतना ही है। Yes, sir. यही चीज यहां पर कही जा रही है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मान लीजिए n फोटॉन्स पर सेकंड और पर यूनिट एरिया निकलते हैं, तो हम इसके हिसाब से इंटेंसिटी क्या कहते हैं? अगर n फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया निकलते हैं, और हमें पता है कि एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है hf, ये एनर्जी एक फोटॉन की है, और अगर n फोटॉन से एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से निकलते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय n, क्या ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So without changing frequency, this h into f is energy of one photon.
तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर इंटेंसिटी बढ़ाई है तो क्या मतलब निकल रहा है? विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी इज मतलब इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटॉन्स Number of बढ़ रहे photons हैं। एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी आपकी, फोटॉन कितना है वो बढ़ गए। ज्यादा आ गए। यस वही ड्रॉप Yes. थ्योरी में ड्रॉप्स ज्यादा गिर गई, बट साइज ऑफ वन ड्रॉप अभी उतना ही, एक ड्रॉप में उतना ही पानी है। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल कहां से रही है? photons कितने फोटोन, कितने, सारे के सारे मिल करके एक ही इलेक्ट्रॉन को अटैक करेंगे क्या? नहीं सर, एक फोटोन अलग अलग करेंगे। इंडिविजुअल वन टू। मतलब अगर सारे मिल करके एक इलेक्ट्रॉन पे चले जाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हम ज्यादा फोटोन भेज रहे हैं। अलग इलेक्ट्रॉन लेकिन पकड़ते हैं। क्योंकि थ्योरी कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से मिलेगा, और एक फोटोन में तो अभी उतनी ही एनर्जी है। तो भले आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो गए, बट इलेक्ट्रॉन को तो अभी भी उतनी ही एनर्जी मिल रही। इसीलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी की कोई भी वैल्यू ले लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है यहाँ तक? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वो चेंज कर जाएगा ना। वो बढ़ जाएंगे बिल्कुल, वो, और क्योंकि इसीलिए वन टू वन इसीलिए इंटरेक्शन पे बढ़ना शुरू हो photons जाएगा। से बढ़ जा रहे हैं। इसीलिए वो सैचुरेशन करंट वाली बात है कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा था, क्योंकि जी जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप ज्यादा फोटॉन्स भेज रहे हो, ज्यादा फोटॉन्स भेज ज्यादा जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो ज्यादा मिलना इलेक्ट्रॉन, चाहिए। वही ज्यादा सेम इलेक्ट्रॉन से अप्लाइड मिलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज नाउ मोर इलेक्ट्रॉन्स विल फाइंड द एनर्जी, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, सैचुरेशन ज्यादा पे होगा। तो ये उस बात का भी प्रूफ हो गया कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में क्यों है, क्योंकि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ फोटॉन्स है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स है। 1:1 थ्योरी चल रही है। तो धीरे धीरे सारी बातें अब समझ में आ रही है, जो कहा जा रहा था। यस और मैक्सिमम एनर्जी में जब इंटेंसिटी का कोई टर्म नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी नहीं होगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज फंडामेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये h इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, इसमें इंटेंसिटी का कोई काम नहीं। ठीक है? Yes sir. तो ये तो सारी बातें आइंस्टाइन की थी, जो कह रहे थे कि भैया ये सब होता है फोटोन थ्योरी। और देखिए आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के हिसाब से अगर बात करोगे तो सिर्फ ये इकलौता फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज HF माइनस फाई नॉट, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। मतलब न्यूमेरिकल्स में ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पूछा जाए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। वर्क फंक्शन बराबर ही मतलब आप वो उस एनर्जी बेचारा- सप्लाई कर बराबर एक पाए। फोटोन भेजा जाए बस। नहीं, वर्क फंक्शन के बराबर नहीं दे रहे हो, ये मत कहो। नहीं सर, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी होता है। तो जो तो सरफेस पे एक तो ऐसा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जिसका हाईएस्ट होगा, और मतलब एक तो ऐसा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जिसका लोएस्ट होगा। हालात कह लीजिए ना, जीरो हर इलेक्ट्रॉन यस के सर। हालात अलग है। जी सर। देखिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं दे रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल में अंदर कहीं दबा पड़ा है, बिल्कुल अंदर, सरफेस पे नहीं है, फोटोन ने उसको एनर्जी तो HF दी, लेकिन वो अंदर दबा हुआ था। सरफेस तक आने में सरफेस तक आने में वो दुनिया भर के एटम्स के साथ भिड़ेगा, जितने एटम्स अंदर है सबसे लड़ता भिड़ता जाएगा ऊपर। तो पता चला लड़ते भिड़ते 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 जब तक सरफेस पर पहुंचे तब तक एनर्जी ही फाई नॉट बची आपके पास, बचा ही फाई नॉट, और सरफेस कह रहा है कि इतना मुझे दे के जाओ। तो बेचारा अंदर से ज्यादा एनर्जी रिसीव किया उसने, लड़ते भिड़ते सरफेस तक आया, और वहां सरफेस अलग कह रहा है कि मुझे फाई नॉट दे दिए बगैर तुम बाहर निकल नहीं सकते। तो वो कह रहा है ठीक है तुम भी फाई नॉट ले लो।
और सरफेस उससे कह रहा है अब निकल जाओ बाहर, वो कह रहा है क्या निकलूंगा, खत्म ही। जितना जितना था सब तो तुमने ले लिया। सर जी सर जो इलेक्ट्रॉन्स पर इजेक्ट होंगे वो केवल हम्म। सरफेस वाले एटम्स की वजह से नहीं होंगे। नहीं जी, इलेक्ट्रॉन तो अंदर से भी निकलेंगे बाहर। ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी सरफेस फिनोमेना, अरे ऐसा क्या है Yeah, ये पहली बात। अंदर exactly. लाइट ये कहाँ लिखा है कि सरफेस फिनोमेना, लाइट अंदर नहीं जाएगी। यस सर, तभी तो ये सब वेरिएशन भी आने लगता है एनर्जी। बिल्कुल, मतलब लाइट लाइट अंदर तो अंदर, पेनिट्रेट कर रही है। मेटल्स में से लाइट जाती नहीं है क्या? अगर ऐसा ना होता तो मेटल के अंदर स्टडी कैसे करेंगे हम? लाइट का मतलब देखने वाली लाइट नहीं, लाइट वर्ड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। वेव्स रेडिएशन। तो हो सकता है कि लेजर वाली लाइट अंदर ना जा पाए, कोई और वेव चली, एक्सरे चली जाएगी। ऐसे तो लेजर की लाइट हमारी बोन्स में से भी नहीं जाती, यस हमारी बॉडी में से लेजर लाइट पास नहीं होती। एक्सरे के सामने जाओ, और जो एक्सरे में भी नहीं पकड़ पाते उसको एमआरआई में जाते हैं, फिर सिटी स्कैन में जाते हैं। चीजें तो बहुत हैं यार। यस सर। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रे तो दुनिया में होगी जो मेटल में से जाएगी। ये सारी कहानी जब हो रही थी ना, तब एक भाई साहब थे, उनको ये बात अभी भी समझ में नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार ये अजीब बकवास चल रहा है। बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि लाइट एक पार्टिकल बन जाए? उनको यही बात समझ में नहीं आई कि लाइट पार्टिकल कैसे हो सकती है, जबकि आइंस्टाइन ने सब कुछ समझा दिया। जो एक्सपेरिमेंट में हुआ, आइंस्टाइन की प्रपोज्ड थ्योरी 100% उसको सपोर्ट दे रही थी। जो जो थ्योरी में कहा जा रहा है वो एक्सपेरिमेंट में हो रहा है। तो अभी अभी कोई ऐसा रीजन नहीं था कि हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल थ्योरी गलत है। बावजूद इसके एक आदमी आए जिन्होंने कहा कि नहीं तुम हाइजेनबर्ग गलत बोल रहे हो। नहीं यार, हाइजेनबर्ग तो बहुत बड़ा है, छोड़ो ना उसको आप। उन्होंने कहा कि नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से होता है। देखो, उन्होंने कहा नहीं भाई ये वेव की वजह से होता है। क्या बात कर रहे हो? श्रोडिंगर। अबे छोड़ो, नाम Poison. देखो फोन स्विच ऑफ था। देख रहे हो? ये क्लास चल रही है। हमारे मम्मा लोग जो है ना वो भी बड़ी अजीब है। बिटिया का प्यार। बता रहे हैं, देखो उससे पहले एक बात और क्लियर कर दे। क्या ये जरूरी है कि जितने फोटॉन्स गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मेटल से सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे? नो No, सर नहीं होगा। Number of photoelectrons coming out of the metal will be very very less than the number of photons going into the metal or onto the metal, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की किस्मत ऐसी नहीं है कि वो सरफेस पर होंगे। तो सर ये कैसे बोल सकते हैं कि जितने फोटोन है वो सभी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे ही? ये भी नहीं, देखो बोलने को तो इसमें कुछ भी नहीं बोल पाओगे। क्वांटम फिजिक्स चल रही है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, डेटा के ऊपर काम चल रहा है, तो बोलने को तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते कि ये होगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो फोटोन के नंबर से बहुत कम होंगे। तो कुछ वही ऑब्जर्व हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स में और भी बाहर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अंदर ही बेचारे वो कोलिजन में ही अपनी सारी एनर्जी खर्च कर गए, बचा ही नहीं कुछ उनके पास, सरफेस तक आने के लिए भी कुछ नहीं बचा। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसके बारे में किसी के पास श्योरिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे। ये तो आपने आइडियल कंडीशन मानी थी मैक्सिमम करने के लिए। तो हो ये भी सकता है कि एक फोटोन की एनर्जी स्प्लिट कर जाए और 2-3 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाए। सर एक अजीब सा डाउट आ रहा है, मतलब क्या? तो मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि अगर एक फोटोन मतलब बहुत अंदर है कोई इलेक्ट्रॉन, वीकेस्ट के जी। बाद वाला केस है, मतलब तो मान लीजिए सर उस फोटोन ने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थोड़ी सी, वो थोड़ा ऊपर आया बट निकल नहीं पाया सर। लेकिन अगर दोबारा उसी पे कंटिन्यूअसली 2-3 फोटोन जाके मतलब भिड़ने लगे तो सर एक टाइम तो आएगा कि निकल जाएगा, मतलब एक के बाद एक उसी पे भिड़ रहे हैं।
तो मतलब वो हो सकता है सर, निकल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस उसी को एनर्जी दे रहे हैं। अब देखो हम ये जो बात कह रहे हैं ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं ये मना नहीं कर, डिनाई नहीं कर रहा हूँ इसको कि एक इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे फोटोन मतलब 3-4 इलेक्ट्रॉन मिल करके 3-4 फोटोन मिल करके किसी एक को एनर्जी दे रहे हैं क्या? ऐसे मान रहे हाँ, हो? मतलब यही डाउट आ रहा था, बैक टू बैक सर एक दो बार। एक साथ मिल के नहीं हो सकता, एक के इसमें बाद एक एक्चुअली जाए तब काम बन सकता है। एक तो साथ काम बन मिल सकता के है नहीं कह लेकिन रहा उसमें सर पे मैं। टाइम नहीं लग जाएगा? अगर एक के बाद एक के बाद एक तो टाइम लगेगा ना कुछ, हाँ सर, यस सर, यस। और टाइम लग है नहीं। और कई सारे फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एनर्जी देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कई सारे फोटोन में 4 ही होंगे? अगर ये बात सही होती कि कई सारे फोटोन मिल करके एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, फिर तो वो कई सारे फोटोन कितने भी हो सकते हैं, जी फिर सर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की लिमिट नहीं आती। तो सरफेस वालों को भी बहुत मिल सकते थे। फिर तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है ना कि सब जाकर के एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल जाए। हाँ सर, मतलब थोड़ा डाउट आ रहा है कि फोटोन, मतलब लाइट जाके उस लाइट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रही है मेटल पे, तो एनर्जी जो है वो ये जा देखो कहाँ रही है? यही तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा वो है कि हमको जो हम सोच रहे हैं ना उसके बियॉन्ड पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसके अंदर तो यार। उसको लाइट सोच लेते हैं ना, उसको अगर वेव समझ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो तब भी ठीक है। तो हो एनर्जी जाएगा। लॉस कहाँ हो रही है सर? लाइट बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। नहीं सर, मान लीजिए एक के बाद एक के बाद एक वाला केस अगर हम कंसिडर करें, आपने बोला टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें हो रहा है, तो सर मान मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसे जो एक के बाद एक आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे, तो एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आया, फिर चौथे को स्ट्राइक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें तो टाइम लैप्स नहीं होगा ना? नहीं, उसमें नहीं होगा। यस सर, उसी वही बात कर रहा था। नहीं बच्चा देखो, ऐसे तो हम फिर कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हो या जो भी है, क्योंकि इस टॉपिक में अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी किसी को भी नहीं है, मतलब 100 मैं श्योर किसी के पास क्लैरिटी है ही नहीं इसके बारे में। तो अभी तक की जो डिस्कवरीज हुई हैं उनके बेसिस पे कह रहे हैं भाई। अब ये पोर्शंस ऐसे हैं जिन पर अभी भी काम चल रहा है? तो आप जो बोल, हम भी उसका आंसर कैसे दे दें जब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने प्रूफ नहीं किया, तो मे भी एक पॉसिबिलिटी हुई है। जी सर। ठीक है, हो सकता है। जी सर। अब आप क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन वेव थ्योरी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट सबसे जो मेजर पार्ट पार्टिकल थ्योरी का वो रह गया, मेजर पार्ट, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और आइंस्टाइन अपने काम कर रहे थे, सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, वो ग्राफ बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उस टाइम पर एक बड़ी अजीब सी बात कही गई कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे जाने पर एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। जब हमने बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला, ना एमिटर में कुछ हुआ, और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। एच एफ लेस देन वर्क फंक्शन हो गया होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नोटिस करने के लिए वेव की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चाहिए, इट शुड बी मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये किसी भी फ्रीक्वेंसी पर होने वाला इफेक्ट नहीं है। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस तरीके से डिफाइन की गई है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको ताकि वो फोटोन उतनी एनर्जी तो दे पाए जो वर्क फंक्शन है। यस। क्योंकि वर्क फंक्शन के तो आपको एनर्जी खर्च करनी ही है सरफेस को छोड़ने के लिए। सरफेस की जिद है कि बिना फाई नॉट लूज किए तुम सरफेस से बाहर नहीं जा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है भैया मुझे कम से कम इतना तो दे दो कि मैं सरफेस को फाई नॉट दे पाऊं। So minimum frequency is the frequency when the photon energy is equal to work function. So HF minimum is phi naught, और इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि अगर फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर होगा नहीं तो कट ऑफ ही नहीं निकला, रिजल्ट ही नहीं आएगा। सर ये केमिस्ट्री में थोड़ा डाउट बहुत परेशान किया था उस टाइम भी, ये बताया गया था। तो सर एक बार आप क्लियर कर दीजिए कि अगर एच एफ मिनिमम एग्जैक्टली फाई नॉट के इक्वल हुई
तो मतलब कहीं मिलेगा नहीं ना मतलब उसको? नहीं ठीक है। नहीं, वो जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जीरो इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जी सर। ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट था इसका कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। तो इसको भी आइंस्टाइन ने इसी तरीके से समझाया कि हो सकता है कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के नीचे जाने पर फोटोन में वो एनर्जी है ही नहीं जो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर पाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्विकली यार इसको खत्म करो, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो सर वेव थ्योरी, हाँ जी सर, तो ये जो आपने बोला कि मतलब एटलीस्ट मतलब फाइनॉट का एनर्जी तो देना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो मतलब फाइनॉट देने पे उस पे काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी सर। ये केवल उसी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ना जो कि सरफेस के काफी क्लोज होगा? सर, हाँ ऑलमोस्ट सरफेस पे होगा मान लीजिए। अदरवाइज किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो हालत पे डिपेंड करेगा कैसे, मतलब बिल्कुल, कहाँ है। हाँ यस सर। बिल्कुल करेगा उसके। यस सर, ज्यादा अंदर हो तो और देनी पड़ेगी, सरफेस तक ही लानी। बिल्कुल। यस सर। तो सक्सेस होने के लिए आपके हालात भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछते हो ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो किसी की पढ़ाई 4 घंटे में भी होगा तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी के 10 घंटे में भी नहीं हो सकती। उसके हालात ऐसे हैं। वो जो 10 घंटा दे रहा है वो अपने सराउंडिंग से लड़ने में खर्च कर रहा है, 10 घंटा पढ़ने में नहीं खर्च कर रहा सर तो वो करेगा क्या? है। कौन? वही भाई जिसके हालात खराब है अपने उसको। हालात बदलो, अपने हालात बदलो, सरफेस पे जाओ। अगर आउटपुट चाहते हो तो हालात बदलने का मतलब क्या है? आसपास जितने डिस्ट्रैक्शन से हटाओ, जहां एनर्जी लूज हो रही है सर वो वो अपने नीचे आप को। वाला इलेक्ट्रॉन नीचे से ही नहीं निकल जाएगा? अरे सर वो भी मतलब तो ये सरफेस एग्जांपल है। है। हाँ निकलेगा बिल्कुल, सही बात है, दूसरे एग्जाम में निकल जाएगा। हम दूसरे वे में बात कर रहे हैं यार कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके जनरल लाइट से रिलेटेड चीज है। इनपुट आउटपुट का इनपुट से कनेक्शन है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सेम आउटपुट के लिए सेम इनपुट चाहिए। आपकी सराउंडिंग मैटर करती है। वेव थ्योरी का पहला पॉइंट, वेव थ्योरी इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रीक्वेंसी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। वो कह रहे हैं कि ये बात गलत है। प्रपोजल ऑफ वेव थ्योरी वाज कि हम चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा श्योर थे, और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट से पहले की बात थी। वो तो अलग बात है कि लैब में वेव वाले की बेइज्जती हुई, भयंकर बेइज्जती जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो वेव थ्योरी है वहां पर इंटेंसिटी की डेफिनेशन कुछ और है, वो इस तरीके से डिफाइन ही नहीं है। वेव थ्योरी क्लास 11th का अगर हम थोड़ा बहुत याद करें तो वेव स्ट्रिंग वाली, हालांकि यहाँ पर स्ट्रिंग वाली वेव नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ा सा समझने के लिए स्ट्रिंग वाले वेव का एग्जांपल दें तो हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी इनटू स्पीड, कुछ इस तरीके का टर्म था इंटेंसिटी ऑफ वेव का। यस सर। यस ये लाइट के केस में वैलिड नहीं है, बट आइडिया सेम है। दैट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड की स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे करता है, स्पीड पे करता है। तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है लेकिन आप एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रख दो। लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड, सुपर हाई एम्पलीट्यूड, इतना एम्पलीट्यूड बढ़ा दो उसका कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना। क्योंकि अल्टीमेटली मैटर क्या कर रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। अल्टीमेटली क्या चाहिए? एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, फाइ नॉट से ज्यादा। तो वो तो हम एम्पलीट्यूड से भी बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये वेव थ्योरी का प्रपोजल था जो रिजेक्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट में जब हो गया तो रिजेक्ट हो गया। ये वेव थ्योरी कहता है दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और पार्टिकल थ्योरी कहता है नो, दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। और एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि पार्टिकल थ्योरी इज करेक्ट एंड द वेव थ्योरी इज रॉन्ग।
दूसरा, ये तो एक बेइज्जती भी एक बार नहीं 3 बार हुई है। एक बेइज्जती फ्रीक्वेंसी के मामले में हुई, दूसरी फोटॉन थ्योरी यानी कि पार्टिकल थ्योरी कहती है कि जैसे ही लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन झट से निकल जाएगा। वेव थ्योरी कहती है कि नहीं, वेव के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। कैसे? तो वो कुछ इस तरीके का लॉजिक दे रहे थे। मान लिया जो फाई नॉट है वो सपोज 4 जूल से, मतलब 4 जूल एनर्जी मिलेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वो कह रहे हैं कि जो हम वेव भेज रहे हैं वो 2 जूल पर सेकंड की एनर्जी से जा रहा है। जो वेव आप भेज रहे हो उसकी पावर 2 वॉट की पावर है, मतलब 1 सेकंड में 2 जूल एनर्जी जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए कम से कम 4 जूल की एनर्जी, और एनर्जी आने का जो रेट है पावर वो कम है। तो कितना समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में आपको, 4 जूल तक पहुंचने में? सर ये तो साफ साफ गलत है। नहीं गलत तो है, लेकिन वेव थ्योरी जब बताया जा रहा था लोगों को, क्योंकि उस आज गलत लग रहा है ना। जिस टाइम ये थ्योरी चल रही थी उस टाइम तो किसी ने सोचा भी नहीं था ना कि पार्टिकल जैसी चीज भी होगी। एक्सपेरिमेंट के पहले भाई। सर इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उसको 4 जूल का फोटोन मिलेगा, उससे पहले निकलेगा ही नहीं। नहीं तो वो तो फोटोन थ्योरी में कह रहे हो आप। तो वेव थ्योरी क्या कह रही है कि अगर हम बहुत लो इंटेंसिटी की वेव भेजें, बहुत ज्यादा लो इंटेंसिटी की, तो हमें कुछ समय तो दो, कुछ टाइम तो दो। इंटेंसिटी इतनी कम है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपको बॉटल भरनी है तो एक तरीका है, जाओ किसी समंदर में जाओ और बॉटल को डिप करो, निकाल लो, एक बार में भर जाएगी। एक है नल के नीचे लगा दो, थोड़ा टाइम लगेगा। एक है ड्रॉपर से भरो, और टाइम लगेगा। तो according to wave theory, if the intensity is very very low, it will take some time to collect that much energy. Electron will take some time to collect that energy. उसके पहले निकल नहीं सकता वो, so there must be some time lag. उनको लैब में लेके गए और सामने एक्सपेरिमेंट करवा दिया, कुछ नहीं हुआ, 0 टाइम लैग। फोटॉन थ्योरी क्या कहता है? जब तक आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, इंटेंसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि फोटॉन थ्योरी में लो इंटेंसिटी का मतलब है, लो इंटेंसिटी का मतलब फोटॉन थ्योरी में कम फोटोन आए, बहुत कम फोटॉन्स आए। एक भी फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना। यस यस पर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड है, और यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी एनर्जी 1 सेकंड में आ रही है उस बात से रिलेटेड है। यहां पर कह रहे हैं कि लो इंटेंसिटी बट सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी above threshold. Above threshold, if intensity is low, that means number of photons low है, बट एक फोटोन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। तो फोटोन थ्योरी यहां भी विनर और वेव थ्योरी यहां भी लूजर। और तीसरी बात, 3 रीजन है वेव थ्योरी के फेल होने के। वो तो बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर हट गया, वरना यही पूछते थे, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। नहीं सर, वो ये चैप्टर तो ये वाला सब्जेक्टिव पार्ट में तो ही आया है। सब्जेक्टिव में है। हाँ तो फिर ये आता है। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टिकल थ्योरी? 2 लोगों की लड़ाई हो रही है भैया। तीसरा, वेव थ्योरी का ऐसा मानना था कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, इट मस्ट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। और वो किस तरीके से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी? इसका आर्ग्यूमेंट क्या था? इंटेंसिटी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अगर हम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की बात करते हैं, बहुत अल्ट्रा हाई ये इंटेंसिटी, कह रहे होंगे कि ज्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, और जब बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा भी ज्यादा।
ज्यादा इजीली बाहर आए। समझ आ रहा है आपको? यस और जब मिलेगा ज्यादा तो निकलेंगे भी ज्यादा से। फिर नहीं हुआ कुछ, जो कहा वो गलत हो गया। फिर आइंस्टाइन के पास है, आइंस्टाइन ने कहा रुकिए, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी कर रहे हो तो तुम फोटोन बढ़ा रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट अभी भी एक इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी से निकलेगा जितने से पहले निकल रहा था, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ फोटॉन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब सिर्फ एक फोटॉन के एनर्जी से। मतलब वेव थ्योरी सब कुछ फ्लो ऑफ एनर्जी के हिसाब से बता रहे हैं। एनर्जी इज समथिंग विच इज फ्लोइंग, जस्ट लाइक वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप। तो मोर इंटेंसिटी का मतलब एक ब्रॉड पाइप है, उसमें से पानी बहुत तेजी से निकल रहा है, ट्यूबवेल वाला पाइप। और लो इंटेंसिटी का मतलब घर की टैप वाटर वाला पानी, बहुत धीमे धीमे आता है। ट्यूबवेल में कभी नहाए हो आप लोग? गए हो देख कितनी तेज पानी आता है उसका? यस सर। अभी सामने खड़ा कर दो तो उड़ जाओ, इतनी तेज पानी आता है। वो इंटेंसिटी को उस तरीके से देख रहे हैं, स्पीड ऑफ फ्लो से। और ये कैसे देख रहे हैं? पार्टिकल थ्योरी कि ज्यादा इंटेंसिटी आई, अच्छा इसका मतलब ज्यादा फोटोन चले गए, कम इंटेंसिटी आई, कम फोटोन चले गए, बट एक फोटोन में उतनी ही एनर्जी है। तो ये तीन वजह थी। टाइम लैग, जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंट की डिपेंडेंसी, कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे एक्सपेरिमेंट ना होने का जो रीजन था, तो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वेव थ्योरी लगे रहे एम्पलीट्यूड में, वो उस बात को एम्पलीट्यूड से जस्टिफाई करने में लगे रहे, हुआ कुछ और इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी के डिपेंड न करने का रीजन भी वेव थ्योरी नहीं बता पाया, क्योंकि जो वो थ्योरी कह रहे थे उसके हिसाब से इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट कुछ और कह रहे हैं। तो यहां से आइंस्टाइन को कहा गया कि भाई साहब आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, एंड वेव थ्योरी इज 100% रॉन्ग थ्योरी। इस कंटेस्ट में इन कंटेस्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गलत है। ऐसा नहीं है कि लाइट वेव नहीं है। यस सर, कई जगह केवल वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेनेशन पॉसिबल। हाँ, ये मत कह देना कि लाइट वेव नहीं है, मुझे उसके पहले वेव ही हाइजेंस एक साइंटिस्ट थे जो लाइट को वेव मानते थे, और उसके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव किए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किया, सब कुछ प्रूव किया जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सर, क्योंकि पूरा वेव पार्टिकल कभी थ्योरी अपने रास्ते से बेंड नहीं करता, लाइट बेंड होती है। बिल्कुल सब कुछ। तो लाइट ऐसा नहीं है कि वेव थ्योरी के फेल होने का मतलब कि अब ये मान लिया जाए कि लाइट वेव नहीं है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो वेव का काम नहीं कर रही, और सिचुएशन में वो वही वेव है जो यहाँ पर ही, मतलब ये लोग ये भी सही है अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह सही है, आइंस्टाइन भी अपनी जगह सही है, बस दोनों जो गलत जगह पर इसको समझा रहे हैं वो प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई भी थ्योरी हर जगह नहीं घुसा सकते हैं। बिल्कुल, ना थ्योरी ना लॉ, सब प्रॉब्लम तो यही चल रहा है साइंस में। और यहाँ से फोटॉन्स का जन्म हुआ, उनकी एनिवर्सरी 1905 मनाई जाती, मतलब उनका भी बर्थडे आता है 1905 में। हैप्पी बर्थडे फोटॉन। ठीक है जी भाई। यस यस सर लॉज, और ये लॉ आइंस्टाइन की इक्वेशन कहलाती है, नाम भी पता होना चाहिए। के मैक्स बराबर HF माइनस पाई नॉट, नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये तो आप सब केमिस्ट्री में इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हो। यस सर। यस, बाकी अब हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद।